ढोलकपुर में रहने वाले ये है रौनक का घर। रौनक और उसके पापा और उसकी बहन उसके साथ रहा करते थे। एक दिन बापूजी, फसलें काफ़ी अच्छी हुई हैं। मैं तो कह रहा हूँ कल ट्रैक्टर को बुलवा के कटवा देते हैं। भैया भैया, अगर फसल अच्छी हुई है तो इस बार हम एक नया बेड खरीद सकते हैं क्या? अब आप देखो ना, पूरे 5 साल से हम ज़मीन पे ही सो रहे हैं। बरसात में तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है कि सारा पानी घर में ही आ जाता है, इसीलिए। हाँ रौनक बेटा, चंचल बिल्कुल सही कह रही है। अगर देख ले, अगर हो सके तो एक बेड खरीद ला। नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, छोड़ दियो। इतना मत सोचिए इस बारे में, ठीक है। रौनक के पिता सुरेश जी और रौनक दोनों खेती किया करते थे। हाँ पापा, हाँ चंचल, फसलें तो काफ़ी अच्छी हुई हैं। अब देखते हैं ना कि कितना कटता है कितना मिलता है। मिलने के बाद पता चलेगा कि हमारा कितना हिस्सा है। फिर पूरा घर भी तो देखना है, पूरे महीने का राशन। रौनक एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है जिसने अपने जीवन काल में कभी भी कोई 2 नंबर का काम नहीं करा। एक दिन रौनक रोड पर चलते हुए जा रहा था कि तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। अरे, ये कैसी आवाज है? और यहाँ पे इतनी सारी भीड़ लगी है, यहाँ पे बेच क्या रहा है? जैसे ही रौनक थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे एक व्यक्ति दिखता है जो इधर उधर देख के उससे बोलता है। अरे आइए भाई साहब, आइए। रास्ते के माल सस्ते में, रास्ते के माल सस्ते में, एक बेड लेके तो जाइए। एक बेड की कीमत मात्र 2,500, सबसे सस्ता और सबसे टिका हुआ है। लेंगे तो जीवन काल तक मुझे याद रखेंगे। अरे, ऐसा कैसे कह सकते हो भाई? 2,500 का कहाँ से बेड आता है? यहाँ पे तो 10,000 तक का भी कोई बेड सही से नहीं बनता। तुम 2,500 का इतना अच्छा बेड दे रहे हो? क्यों, चोरी वोरी का तो नहीं है? अरे भाई साहब, क्या बात कर रहे हैं? वो क्या है ना, मैं स्टॉक में माल लेता हूँ। तो थोड़ा सा बच गया था तो मैंने क्या कि क्या ही करूँ, तो मैंने कहा सस्ते में बेच देता हूँ। कुछ ना से कुछ तो पैसा आएगा ही। अच्छा, अगर तुम इतनी तारीफ कर ही रहे हो अपने बेड की, तो ठीक है, मेरा भी एक बेड बुक कर दो। और देखो, मैं एड्रेस लिखवा देता हूँ, तुम्हें वहीं जाके दे आना, ठीक है। रौनक अपने घर का एड्रेस लिखवा देता है और फिर अपने काम की ओर निकल जाता है। वहीं जो धर्मचंद्र जी थे वह रौनक के एड्रेस के पते पर ही आ जाते हैं और फिर उधर उधर देखते हुए बोलते हैं। अरे भाई साहब, क्या ये रौनक का घर है क्या? अरे, उसका कोई सामान था, बेड देना था उसके पिता को। आप ही बताएंगे उनके उनके। अब तो वो फेमस धर्मचंद्र जी है ना, जिनका पूरा फर्नीचर का काम है। आप यहाँ पर, और ये बेड किसका है? अरे वाह बेटी, तुमने बिल्कुल सही पहचाना। मैं तो धर्मचंद्र ही हूँ। अरे, मैं क्या कह रहा था कि ये बेड ना तुम्हारे भाई ने खरीदा है, तो तुम लोग इसे रख लो। मैं चला अपने घर की ओर, ठीक है। पेमेंट पहले ही हो चुकी है। अरे, पर 2,500 का बेड? 2,500 का कौन सा बेड आता है? और रौनक ने आपको पेमेंट कर भी दी पहले ही? धर्मचंद्र फिर वहाँ से चला जाता है और जैसे ही रौनक घर पे आता है उसके पिता सुरेश उससे बोलते हैं। अरे वाह बेटा, तूने तो बड़े सस्ते में बेड खरीद लिया। अरे हाँ पापा, देखो ना, 2,500 का बेड मिला था, इतना शानदार, मज़ेदार, दमदार। तो मैंने कहा कि थोड़े पैसे बचे हुए हैं तो यही इन्वेस्टमेंट कर दूं। वैसे भी चंचल ने कहा था कि बेड ले लूं मैं। और रक्षाबंधन भी आ रहा है तो मैंने कहा कि ले ही लेता हूँ। भैया, मेरी एक और सुन लो, भाभी भी ले आओ। आपकी उम्र भी तो हो गई है। दरअसल रौनक पूरे 25 साल का हो चुका था और जब वो छोटा था तभी उसकी शादी पड़ोस की लड़की से तय हो चुकी थी, परंतु उसे इसका कोई भी अंदाज़ा नहीं था। जब वह दोनों बहनें भाई 4 से 7 साल की उम्र के थे तभी उनकी माता उन्हें छोड़ गई। एक दिन क्या होता है कि सुरेश जी खेतों की ओर जा रहे होते हैं कि तभी उनको वो व्यक्ति दिखता है जिसकी बेटी है और जिससे उनके बेटे की शादी तय हुई है। और वो फिर देखते हुए पूछते भी हैं। अरे भाई श्यामलाल, तू तो बड़े दिनों बाद दिखा है यार। कहाँ था इतने दिनों से? क्या टुकुर टुकुर इधर उधर देख रहा है? अरे भाई, क्या बताऊं, देखना। तुझे तो पता ही है, पता नहीं क्या चल रहा है गांव में। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। अरे यार, शादी वादी करवा दे अपने बच्चों की, बहुत समय भी हो गया है। अब मुझसे होता नहीं है यार काम। मैं सोच रहा हूँ शादी वादी कर। सुरेश जी बड़े ही जल्दी राज़ी भी हो जाते हैं कि हाँ, क्यों नहीं। अरे भाई, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। बिल्कुल, चट मंगनी पट ब्याह कर देते हैं, बता। कल ही शादी कर दी क्या मंदिर में? तुझे तो पता ही है ना, तेरे पे पैसा है ना मेरे पे पैसा है। तो धूम मचाने की जरूरत ही क्या है? ऐसा करते हैं,
पास ही के मंदिर में ले जाके दोनों की शादी करवा देते हैं और छोटी मोटी दावत रख देंगे बाद में कभी जब पैसे हुए तो, है ना। दोनों ही अपने अपने बच्चों को समझा देते हैं कि उनकी शादी बचपन में ही तय हो चुकी थी और अब उनकी शादी करने का समय आ चुका है। बेटी का जो नाम था वो होता है स्नेहा और लड़के का नाम होता है रौनक। उन दोनों की शादी पास ही के मंदिर में करने के लिए तय हो जाती है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम भूर्भुवस्सुः। पंडित जी द्वारा मंत्र पढ़ने के बाद उनकी शादी संपन्न हो जाती है। तभी स्नेहा के पिताजी स्नेहा से बोलते हैं, बेटी सुख से रहना और अपने सास ससुर की इज्जत करना, अपने पति को सम्मान देना, अपनी नंद को भी अपनी छोटी बहन जैसा मानना और कोई भी शिकायत नहीं आनी चाहिए मुझे तुम्हारी तरफ से। अरे अरे तुम तो बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो। हम बहू नहीं बेटी लेके जा रहे हैं, कोई भी चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। घर पे कोई बड़ा तो नहीं होता है, लेकिन अपनी भाभी और भाभी की आरती चंचल के द्वारा ही करवा दी जाती है। एक दिन रात में बहुत तेज बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, पेड़ इधर से उधर उड़ रहे थे। बारिश इतनी तेज थी कि अगले दिन सुरेश और रौनक तो काम पे चले गए, लेकिन टिफ़िन ले जाना भूल गए। तभी उसकी नंद यानी कि स्नेहा की नंद चंचल बोली, अरे भाभी भाभी, आपको तो पता ही है ना, आज भैया टिफ़िन ले जाना भूल गए और ना मुझे थोड़ा घर में भी काम है ना, कुछ पढ़ाई लिखाई का काम करना है। तो अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप टिफ़िन देने जा सकती हैं आज? बस प्लीज़ आज चले जाइए ना आप, बाकी फिर मैं कल से चले जाऊँगी पक्का, अगर कहीं भूले तो। स्नेहा थोड़ी देर रुक के फिर स्नेहा चंचल से बोलती है, अरे हाँ हाँ छोटी, क्यों नहीं, ये भी कोई कहने की बात है। तू जा पढ़ ले, मैं जाती हूँ टिफ़िन दे आती हूँ। और छाता तो है नहीं घर में ना, कोई बात नहीं, अब मैं चली जाऊँगी। तो बस थोड़ा सा मुझे गाइड कर दे, रास्ता कैसे कैसे जाना है। स्नेहा को उस गांव का रास्ता पता ही नहीं था, परंतु तब भी वह अपनी नंद के कहने पे जो वो पता बताती, जो वो रास्ता बताती, उसी रास्ते की ओर निकल जाती है। और कुछ ही देर में बारिश बंद हो जाती है और वह धीरे धीरे करके स्नेहा मंदिर के रास्ते से होकर अपने ससुर और पति के पास पहुंचती है, जहाँ पर उसके ससुर और पति उसे देखते हुए ही चौंक जाते हैं और उससे फिर तुरंत बोलते हैं, अरे अरे, आप दोनों परेशान ना होइए, वो क्या है ना, थोड़ा स्नेहा को काम, चंचल को काम था थोड़ा सा, तो उसने कहा कि मैं यहाँ आ जाऊँ तो मैं आ गई, क्या बात है। ठीक है स्नेहा, बहुत अच्छी बात है कि तुम आ गई, पर देखो तुम्हें यहाँ का भी रास्ता पता नहीं है। अगर तुम कहीं खो हो गई या किसी जानवर ने तुम पे हमला कर दिया तो हम क्या करेंगे, तो थोड़ा ध्यान रखो। और बाकी चंचल ने ऐसे क्यों करा वो तो हम उसको घर जाके देख लेंगे। स्नेहा तुरंत ही टिफ़िन पैक करके फिर अपने घर की ओर चल लेती है। वहीं दूसरी ओर आराम से बेड पे लेटे लेटे बैठे बैठे चंचल खुद ही मन टू मन हंसते हंसते खुद से बोलती है, वाह क्या प्यारा बेड है, ओ माय गॉड, भगवान ऐसा बेड मुझे भी दिलवाना यार, मेरे को दहेज में इतना प्यारा बेड है। हाय, इसमें सोने के बाद कितनी मीठी नींद आती होगी। अब भाभी आ गई तो मुझे बेड पे बैठने को लेटने को मिला ही नहीं। मुझे लगा अगर भाभी से मैं पूछूंगी तो मुझसे भाभी लड़ जाएगी। चंचल इतना बोल ही रही होती है कि स्नेहा उसकी सारी बात सुन के कमरे के अंदर आ जाती है और फिर उससे बोलती है, चंचल, इतना ईर्ष्या और इतना एरोगेंट अच्छा नहीं होता है। अगर तुम्हें बैठना ही था तो मुझे बता देती, मैं तुम्हें खुद बोलती बैठने के लिए। ऐसा नहीं है कि शादी हो गई तो बेड मेरा ही हो गया है, ये बेड हम सबका है, ठीक है। अगर तुम इस पर कभी सोना चाहो, आराम करना चाहो तो तुम कर सकती हो, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि तुम गलती से या जानबूझ के मुझे परेशानी में डालो। तुम्हें अच्छे से पता था ना कि मुझे इस गाँव का रास्ता नहीं पता है, और रौनक जी बताया था कि यहाँ पर जानवर भी हैं, जंगली जानवर। अगर गलती से किसी ने पे हमला कर दिया होता तो। स्नेहा की बात सुन के चंचल को अपनी गलती का एहसास होता है और वह बोलती है, मुझे माफ़ करना भाभी, मैंने आपको पहचानने में गलती कर दी, मुझे लगा आप भी सबकी तरह हो, पर थैंक यू सो मच। स्नेहा चंचल को माफ़ कर देती है। तभी थोड़ी देर में उसके पति और पिता आते हैं और चंचल से बोलते हैं, क्यों नहीं चंचल, तूने अपनी भाभी को इतनी जंगली जानवरों के बीच में क्यों भेज दिया था? तुझे पता नहीं है ना, रास्ता नहीं पता।
रौनक और सुरेश चंचल से काफ़ी गुस्सा थे और ये बात कहीं ना कहीं स्नेहा भी समझ चुके थे। स्नेहा चाहती तो उन्हें भड़का सकती थी, बता सकती थी चंचल की करतूत, पर उसने नहीं बताई और उसने बोला, पापा जी, रौनक जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। जहाँ तक रही मेरे आने की बात, तो देखो चंचल की ना थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी और अगर वो बारिश में भीगती तो उसकी तबीयत और ख़राब हो जाती, इसलिए मैंने ही उससे फोर्स करा कि मैं चले जाती हूँ, तू रह जा। अच्छा अच्छा, चलो फिर तो ठीक है। मुझे लगा कि चंचल ने कुछ करा है। स्नेहा ने अपनी सूझबूझ से सारा मामला सुलझा दिया और फिर ये बात कभी भी बाहर नहीं निकली। चंचल भी समझ गई थी। थैंक यू सो मच भाभी, थैंक यू सो मच। अगर आप चाहते ना तो आज मेरी तो शामत आ जाती, लेकिन आपने सब समझा दिया, सब सल्टा लिया। नहीं, और सॉरी मैंने आपको इतना गलत समझा। मुझे लगा और भाभी की तरह आप भी हो जो मुझे जल्दी से जल्दी भगा दोगी, मुझे इज्जत नहीं दोगी, मुझे परेशान करोगी, बस इसलिए। मुझे बेड पर भी लेटना था ना, तो मैंने थोड़ा झूठ बोल दिया आपसे, बस सॉरी। लेकिन अरे बेटा, कोई बात नहीं। और तू ये क्यों सोचती है कि मैं सभी भाभीयों की तरह हूँ? देख, तेरी उम्र मेरी उम्र में ज़्यादा तो फ़र्क है नहीं ना। जहाँ तक रही बात भगाने की, तो मेरी छोटी बहन है, मेरे पास तो कोई बहन थी ही नहीं। तो मैं तो खुद चाहती हूँ कि मैं तेरे साथ मेमोरीज बनाऊँ, ताकि जब तेरी शादी हो जाए तो मुझे वो याद करके हंसी आए, खुशी हो। ये मुझे मेरी भाभी भी मिल गई और मुझे मेरी बड़ी बहन भी मिल गई। आओ हम दोनों मिलके धमाल करेंगे, मज़े करेंगे, ठीक है? और थैंक यू। ऐसे करते करते हर चीज़ को स्नेहा संभालती गई और अपनी नंद को भी